हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज यहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन विद एमसीक्यू या प्री मिक्स का नाम भी हम यहाँ पे, जैसा आपको पता है कि इसके ऊपर भी यहाँ पे चलता है, तो दोनों के अंदर कुछ भी है तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बहुत से क्वेश्चन और उसके साथ साथ प्रीलिम के हिसाब से उसके कंसेप्ट। ठीक है जी, चलिए जी, तो यहाँ पर बात करते हैं। पहले दोस्तों न्यूज़पेपर विद एमसीक्यू के अंदर बहुत से टॉपिक है, इनके ऊपर बात होगी आज क्योंकि न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू रूल्स फॉर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया। फर्स्ट है, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रेनोवेशन इज नॉट परमिटेड इन द प्रोहिबिटेड एरिया ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। सेकंड है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू द रिकमेंडेशन फॉर कैरिंग आउट एक्टिविटीज इन एनी प्रॉपर्टी लोकेटेड इन प्रोहिबिटेड एरियाज। तो ऑप्शन है दोस्तों 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये न्यूज़ में आया है तो यहाँ पे कुछ साइड बाय साइड हम बेसिक की बात भी करेंगे, यहाँ से हमें क्वेश्चन आ भी सकता है। ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसी के ऊपर बात होगी, वो तो होगी, लेकिन हमारा पर्पज़ है यूपीएससी एग्ज़ाम, तो उसके कंटेक्स्ट के अंदर जो भी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर बात होगी दोस्तों। ठीक है जी, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों पहले के जो AMSR है। ठीक है जी, जो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि एक्ट आया AMSAR, ठीक है जी, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट 1958। ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट को कैसे डिफाइन करता है कि वो मॉन्यूमेंट जो एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मतलब कि 100 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, 100 साल या उससे ज़्यादा ओल्ड हो तो उसको हम बोलेंगे। 2010 के अंदर ये एक अमेंडमेंट करते हैं। उसके अंदर अमेंडमेंट के अंदर क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट के अंदर बोलते हैं, जैसे ये मान लीजिए दोस्तों एक मॉन्यूमेंट है, अब इसका जो साइडों में एरिया डिमार्केट कर देते हैं 100 मीटर जो एरिया है। ठीक है जी दोस्तों, ये 100 मीटर एरिया इन्होंने डिमार्केट कर दिया कि भाई जो साइडों में 100 मीटर एरिया, वहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं कर सकते। अगर आपने रेनोवेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे अब फर्स्ट में रेनोवेशन इज़ नॉट परमिटेड, रेनोवेशन परमिटेड है। अगर आपने रेनोवेशन करनी है तो आपको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की दोस्तों परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो है बेसिकली जो AMASR अमेंडमेंट एक्ट 2010 उसी के अंदर बनी थी, और ये बेसिकली किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है जी, उसके बाद जो 300 मीटर एरिया है, 300 मीटर्स, इसके अंदर क्या रूल है? इसके अंदर भी वही है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने रेनोवेशन वगैरह एक्टिविटीज़ करनी है तो यहाँ पे आपको जो परमिशन लेनी है उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी? यहाँ पे तो NMA, यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद स्टेट। ठीक है जी, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी स्टेट को, उसके हिसाब से यहाँ पे अपॉइंट करेगी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और वो वहाँ पे रेगुलेट वो सारा करेगी। यहाँ पे है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली अटैच्ड ऑफिस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अटैच्ड ऑफिस किसका है? यहाँ पे बेसिकली ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर है, उसका अटैच्ड ऑफिस है। तो ये आपने कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे बात क्या हुई, देखो दोस्तों, यहाँ पे 100 मीटर है, 300 मीटर रख दिया है ना हर मॉन्यूमेंट के अंदर, तो फिर फ़ायदा नहीं होता है ना। क्यों कई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ताजमहल है, ताजमहल के अंदर 500 भी जा सकती है ना। कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो मॉन्यूमेंट है उसके अराउंड कितने मीटर एरिया हमने डिमार्केट करना है। यही इन्होंने बोला कि इसको चेंज करो। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही बोला कि जो उसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसे आप रिजिडली नहीं बोल सकते किसके अंदर कितना एरिया चाहिए। सो देयर शुड बी स्पेसिफिक रीज़न, है ना दोस्तों। तो ये इसके ऊपर बात की गई है, जब करेंगे चेंज तो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे अमेंडमेंट जो बोली गई है उसके अंदर क्या क्या, ASI के अंदर क्या क्या चेंजेस होगी, लेकिन ये भी जब अप्रूवल होगा उसके बाद देखेंगे, अभी यहाँ पे कोई बात नहीं। 2000 अमेंडमेंट 10 एक्ट जो हमने देख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट फॉर रीहैब ऑफ ब्रू कम्युनिटी ऑफन इन न्यूज़ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स वर पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। चलिए जी, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन है, अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं ठीक है, अदरवाइज भी ठीक है दोस्तों, अभी क्योंकि ये कौन सा एग्जाम में बैठे हो। ठीक है, यहाँ पे हम सीखने का मौका है। मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे बात करते हैं। रिसेंटली बोला गया कि त्रिपुरा's ब्रू पीपल विल बी रीसेटल्ड बाय मार्च, ये मिनिस्टर ने बोल दिया तो बोल दिया दोस्तों। यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। ब्रू कम्युनिटी की अगर जहाँ पे बात करें दोस्तों, तो
रियांग भी बोलते हैं इनको। बेसिकली ये एटीएम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ 3 स्टेट हैं, यहाँ पे ये रिसाइड करती हैं। त्रिपुरा के अंदर इनको पीवीटीजी डिक्लेयर किया हुआ है। पीवीटीजी के बारे में भी अभी पढ़ेंगे। क्या हुआ कि जो मिजोरम के अंदर जो कम्युनिटी थी, तो दूसरे लोग जो हैं उनको इंडिजीनियस नहीं मानते, तो वहाँ पे क्लैशेज हो गए, जिसकी वजह से बहुत से जो ब्रूज हैं वो मिजोरम से भाग गए। और ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये चले गए दोस्तों त्रिपुरा के अंदर, कैंप के अंदर वहाँ पे रिसाइड हो गए। अब मिजोरम से त्रिपुरा आए, ठीक है, मिजोरम से त्रिपुरा आए, तो गवर्नमेंट ने कोशिश की 2018 के अंदर कि इनको मिजोरम के अंदर सेटल किया जाए, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध था। तो उसके बाद अब गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर क्वाड्राइपार्टाइट जो एग्रीमेंट किया, उसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला 2020 के अंदर कि हम इनको त्रिपुरा के अंदर सेटल करेंगे। तो क्वाड्रिपार्टाइट एग्रीमेंट के अंदर क्या बोला, अब त्रिपुरा के अंदर सेटल करेंगे, भी पैसा कहाँ से आएगा, तो गवर्नमेंट ने पैकेज दिया 600 करोड़। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुमको लैंड भी मिलेगी, वहाँ पे फिक्स्ड एफडी मिलेगा 4 लाख का, रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेगा। इसके अलावा 5000 जो पर मंथ जो हर फैमिली को 2 साल के लिए मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा नया घर बनाने के लिए, फ्री राशन वगैरह 2 साल के लिए और मिलेगा। तो यही गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मार्च तक हम रीसेटल कर देंगे। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन। देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया पीवीटीजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले भी हमने टॉपिक कवर किया, लेकिन अब दोबारा कर रहे हैं। 1973 के अंदर द बार कमीशन आता है दोस्तों, ठीक है जी, ये रिकमेंड करता है और ये क्रिएट करवाता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ठीक है जी, 2006 में जाते जाते भाई इसका नाम चेंज कर देते हैं पीवीटीजी। तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है ना, जिनका नंबर बहुत कम हो रहा है, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो होगा, क्राइटेरिया भी सेट कर दिया इन्होंने बोला कि भाई एग्रीकल्चर की जो है वो टेक्निक है, प्री एग्रीकल्चर मतलब बहुत ही ओल्ड टेक्निक होनी चाहिए, है ना, उसके ऊपर एग्रीकल्चर करते हो। लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके अलावा अगर बात करें इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस एंड देन अगर मैं और बात करूं दोस्तों, यहाँ पे जो पॉपुलेशन का साइज़ है, पॉपुलेशन का साइज़ या तो डिक्रीज करता हो या स्टेगनेंट हो। तो ये कुछ मेजर क्राइटेरिया वहाँ पे सेटअप कर दिए गए। तो बहुत से अगर अराउंड 75 यहाँ पे पीवीटीजी अपने बता दिए, यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहाँ पे अगर बात करें सहारिया की तो यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन मैक्सिमम है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बोलूँ कि सेंटिनेलेट्स जो है इनकी पॉपुलेशन है कम है, 39 है। अंडेमानीज इनकी 43, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्स। और इसके अलावा अगर मैं स्टेट की बात करूं तो उड़ीसा के अंदर अराउंड 13 है। ठीक है जी, तो वहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। एक टोटल नंबर पे क्वेश्चन आ चुके हैं, बाकी क्वेश्चन है जो वहाँ पे बन सकते हैं, वो भी डिस्कस कर लिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2006, टाइगर रिजर्व मस्ट हैव अ कोर और क्रिटिकल हैबिटेट एंड बफर जोन पेरिफेरल टू इट। सेकंड है नागार्जुन सागर सेरिसेराम, टाइगर रिजर्व हैज अ लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एज पर वाइल्ड लाइफ एक्ट 2006। द यूनियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमार्केशन ऑफ बफर जोन अराउंड द टाइगर रिजर्व। 1 and 2, 2, 3 ऑल ऑफ द। चलिए दोस्तों जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर देखते हैं। आंसर दोस्तों इसका है 1 and 2। यहाँ पे दोस्तों स्टेट बेसिकली रिसेंट दोस्तों क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना जो बफर जोन है उसको डिमार्केट करो, नोटिफाई करो उसको। अब यहाँ पे बात होती है कि दोस्तों टाइगर रिजर्व के अंदर दोस्तों अब इशू क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। सतकोशिया मेकिंग फ्रेश अटेम्प्ट टू बिकम सूटेबल टाइगर हैबिटेट। सतकोशिया टाइगर रिजर्व के अंदर दोस्तों इंटर स्टेट रिलोकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने 2018 के अंदर। यहाँ पे टाइगर रिजर्व बंदोगढ़ टाइगर रिजर्व से लेके अब लोकल पॉपुलेशन ने अपोज कर दिया। अपोज क्यों करती है दोस्तों? टाइगर रिजर्व के अंदर आपको पता है 2, यहाँ पे एक कोर एरिया होता है, दूसरा होता है बफर। ठीक है जी, बफर जोन। कोर के अंदर जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है कि इनवायोलेट होना चाहिए, यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट क्या है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है और उसके अलावा अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं, इनके राइट्स को मेंटेन रखना है, आपने राइट्स को मेंटेन रखना है। आई थिंक अराउंड 2017-18 के अंदर NTCA ने एक नोटिफिकेशन भी निकाली, प्रपोज किया था, वैसे बात की थी कि जो
कोर जोन है उनको हम टोटली इनवायलेट कर देंगे। यहाँ पे ये जो कम्युनिटी है इनको वहाँ से हटा के इनको ऑप्शन दे देंगे, ठीक है जी, कि आपको इतने पैसे या इतनी ज़मीन वगैरह बाहर मिल जाए तो आप वहाँ पे रहो, यहाँ पे इस एरिया को टोटल कर दो। तो कहने का बात है कि अगर जब टाइगर रिजर्व का नंबर भी बढ़ेगा तो वहाँ पे कोर हैबिटेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो लोकल कम्युनिटी है उनको डर रहता है, एक तो भाई ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट रहता है, दूसरा भी वैसे भी वहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा हो सकता है फ्यूचर के अंदर वहाँ पे रेजिडेंस ना रहे, तो इसीलिए यहाँ पे अपोज हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात होगी इसकी। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की इसके अंदर एनटीसीए की। एनटीसीए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, तो यहाँ पे मिनिस्टर इंचार्ज जो हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो इसके चेयरपर्सन है। अब बात करते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन की, भाई यही थोड़ी है यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन और भी आते हैं। एक तो दोस्तों के यूपी जो टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व है दोस्तों, वहाँ पे उसकी बात करें तो उसका नोटिफाई कौन करता है ना। नोटिफाई के अंदर दोस्तों बेसिकली स्टेट से, ठीक है, प्रपोजल लिया जाता है, ठीक है जी, स्टेट से एनटीसीए प्रपोजल लेता है, उसके बाद कम्युनिकेट किया जाता है वो प्रपोजल एनटीसीए को, एनटीसीए परमिशन देता है और उसके बाद स्टेट जो है बेसिकली उसको नोटिफाई कर देती है। तो यहाँ पे स्टेट नोटिफाई कर देती है, लेकिन यहाँ पे एनटीसीए का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सो बेसिकली टाइगर रिजर्व नोटिफाइड बाय स्टेट ऑन एडवाइस ऑफ एनटीसीए, ठीक है जी। अब यहाँ पे मान लीजिए इसके अंदर अल्ट्रेशन करनी है मुझे, या फिर इसको डी नोटिफाई करना है ना भाई टाइगर रिजर्व को। अगर अल्ट्रेशन करनी है तो यहाँ पे दोस्तों अल्ट्रेशन के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक तो रिकमेंडेशन होनी चाहिए एनटीसीए की, दूसरा दोस्तों यहाँ पे अप्रूवल होना चाहिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है जी। अगर मुझे डी नोटिफाई करना है, भाई कोई रीज़न तो होना चाहिए डी नोटिफाई करने का, तो अगर डी नोटिफाई करना है तो वहाँ पे आपको बेसिकली ऑन अ पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर आप उसको डी नोटिफाई कर सकते हो, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन एंड अप्रूवल यहाँ पे दोनों का चाहिए दोस्तों, तभी बात बनेगी, अदरवाइज कोई बात नहीं बनेगी दोस्तों। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो यूपीएससी के अंदर क्रिटिकल हैबिटेट के ऊपर क्वेश्चन आया था इस रीजन से, गवर्नमेंट की साइड के ऊपर ये दिया हुआ है पूरा टेबल, यहाँ पे आपको कोर एरिया, बफर एरिया कितना कितना है, टोटल एरिया कितना, ये सारा बताया हुआ है। यहाँ से आप 1 to 3 निकाल सकते हो। इसके अलावा जो अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे अपनी स्टेट के टाइगर रिजर्व देख के वहाँ से निकाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ब्लैक ग्राउंड स्किमर, 4th क्वेश्चन, रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ये क्या है, ऑयल स्पिल रिमूवर टेक्नोलॉजी है, एयर पोल्यूशन प्यूरीफायर है, इंसेक्ट स्पीसीज है, मैंग्रोव स्पीसीज है। चलिए जी, तो यहाँ पे दोस्तों सीधा क्वेश्चन है, अगर आपको यहाँ पे आता है कोई लॉजिक नहीं लगाना कि भाई ये स्किमर है, स्किमिंग है ना, तो ऑयल स्पिलिंग से रिलेटेड हो सकता है या कुछ ऐसा, तो वहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना, क्योंकि अगर इतना आसान लॉजिक होता तो यूपीएससी का एग्ज़ाम दोस्तों आज हम पढ़ा ना रहे होते, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इंसेक्ट स्पीसीज है, रेयर इंसेक्ट साइटेड इन सेचलिम, पहली बात, इसके ऊपर यहीं पे आके क्वेश्चन खत्म हो जाता है जो हमने पूछ लिया। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा दोस्तों इंसेक्ट है तो आर्थ्रोपोडा है, रिसेंटली सेचलिम हिल्स के अंदर देखा गया। हमें ये देखना है कि भाई इसका स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न है। इसके अलावा हमें दोस्तों ये देखना है कि इंडिया से बाहर होता है, यस। इसके अलावा क्या सेचलिम हिल्स के अंदर ये कहीं और भी है, तो यहाँ पे हमें कर्नाटका, कोस्टल आंध्र प्रदेश के अंदर भी देखने को मिलता है कि भाई और रीजन भी है। यूपीएससी पूछेगी यहाँ पे ही है सिर्फ इंडिजीनियस, तो वो स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 5th क्वेश्चन की। तो 5th क्वेश्चन देखिए, एट प्रेजेंट टाइम ऑन विच अमंग द फॉलोइंग आइटम्स जीएसटी इज एप्लीकेबल। फर्स्ट ऑप्शन है केरोसिन, देन है एविएशन फ्यूल, नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3 1 4। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसको खत्म कीजिए क्वेश्चन को। सीधा क्वेश्चन है ये भी, जीएसटी के ऊपर 2-3 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार हमने पूछ लिया, ये क्वेश्चन न्यूज़ में है तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे 1 and 4 दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जीएसटी के अंदर जो मेनली आइटम्स हैं जो एक्सक्लूड की गई हैं अभी के लिए, मतलब जब जीएसटी डिसाइड करेगा तो इनके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। वो कौन कौन सी हैं, क्रूड ऑयल है दोस्तों, है ना, पेट्रोलियम है दोस्तों, डीजल है, इसके अलावा दोस्तों नेचुरल गैस है, एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, एटीएफ है। ठीक है जी, इसके अलावा जीएसटी लगता है, वो जो मेजर आइटम इनके साथ कंफ्यूज हो सकते हैं हम, केरोसिन के ऊपर लगता है, ठीक है दोस्तों, एलपीजी के ऊपर लगता है, एंड नेफ्था के ऊपर लगता है। तो यहाँ पे चीज़ें आपने ध्यान रखनी। इसके अलावा जो अल्कोहल है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, वो बेसिकली इसको बाहर ही रखा गया है बिल्कुल ही। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो डिसाइड जब कर देंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर लग जाएगा। इसी के ऊपर बात हुई सीतारमन के साथ टू डिस्कस एविएशन फ्यूल इंक्लूजन इन जीएसटी रिजीम।
ये बात हुई अभी रिसेंटली। स्पाइस जेट ने भी ये बोला कि भी बहुत ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगती है उसके ऊपर, है ना। तो एविएशन फ्यूल जो है अराउंड 50% कॉस्ट उसकी जो स्पेस की है, अपना एयरलाइन की है, वो यहाँ से ही आती है। तो यहाँ पे खर्चा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो नुकसान भी होता है। तो उसको यहाँ पे जीएसटी के अंदर भी लाने की बात कही, लेकिन सीतारामन ने क्या बोला, भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, मैं चेयरपर्सन हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ भी कर दूँ। क्या वो सच बोल रही हैं, यहीं पे देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी काउंसिल दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर इसकी चेयरपर्सन है। इसके अलावा बाकी स्टेट से भी, जैसे मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन वगैरह, ये यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं वोटिंग की। देखो दोस्तों, यूनियन की वोटिंग है 1/3, 33%, स्टेट की 66। अब आप बोलो 99 है तो 1% क्या मोदी जी सीधा लेते? नहीं भाई, यहाँ पे आप देख लो 1/3 2/3, आप इसको मिलाओ एक बनेगा, ये 33.33 ले लो और वो 6.6 ले लो, है ना। तो वो अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो। तो यहाँ पे ना ही अब यूपीएससी पूछेगी कि भाई जो स्टेट्स है वो यूनिलेटरली ऑर्डर जो है वहाँ पे जो कोई फैसला है वो पास कर सकते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि 75% वोट सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे ना इनके पास है ना इनके पास है, दोनों को कंबाइन होना पड़ेगा तभी बात बनेगी। तो वो सही बोल रही हैं भाई, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे कोरम कितना है, 50% है, ये आपको ध्यान रखना है। 6th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, it is a trade association and the main mechanism for airline cooperation in safety, reliability and economy of air transportation. Second है IATA codes are used by airlines to facilitate passenger air travel. Third है International Civil Aviation Organization codes consist of 4 alphabet characters whereas IATA consist of 3 characters, 1 only, 2 3 1 3 1 all. ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना आंसर है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पे IATA के कोड्स के ऊपर बात हुई। ये क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री पैनल्स ऑब्जेक्ट एयरपोर्ट गे फॉर गया। कोड है बेसिकली, यहाँ पे पहले बात समझते हैं कोडिंग, ये सिस्टम क्या है। देखो दोस्तों, जो अपने पहले इकाओ बना, ठीक है जी, यहाँ पे यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज एजेंसी है। तो इसके अंदर बोला गया कि ठीक है, हमने जो स्टैंडर्ड्स हैं सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड सेटअप करने हैं, यहाँ पे कंट्रीज इसके मेंबर बने, ठीक है जी। उसके बाद IATA बना कि भाई जो बिजनेस है वो कैसे इंक्रीज किया जाए। तो IATA के अंदर जो सेफ्टी, रिलायबिलिटी, एयर ट्रांसपोर्टेशन, उसके ऊपर बात हुई, ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए आपने कहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जाना है ना जी, आपने एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट को जाना है, तो वहाँ पे उसका पूरा नाम थोड़ी लिखा होता है। तो इसीलिए इकाओ ने भी जो है, IATA ने भी अपने अपने कोड्स निकाले कि हम कैसे डोनेट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली, तो वहाँ पे IATA का कोड आता है DEL, ठीक है दोस्तों। इकाओ का कोड आता है VIDP, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोड बना दिए डिफरेंट। तो अगर जो आप टिकट पे देखते हो वहाँ पे DEL लिखा होता है, लेकिन जो पायलट है उसके ऊपर जो उसके पास डॉक्यूमेंट होता है वहाँ पे VIDP होता है। तो बेसिकली जो इकाओ के जो दोस्तों कोड्स हैं वो मेनली जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए या ऑफिशियल्स हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी पैसेंजर वगैरह वो वहाँ पे DEL ये सारा वहाँ पे टिकट के ऊपर होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके जो लगेज वगैरह वहाँ पे भी स्टिकर वगैरह IATA के वहाँ पे लगे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसी ने IATA ने जो गया के लिए कोड है वो GEA बना दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला ये बहुत ऑफेंसिव है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बताया कि IATA ने क्या रिप्लाई किया है। IATA ने बोला जो भी कोड है वो परमानेंट है, उसको चेंज नहीं करना, एक्सेप्ट के वहाँ पे अगर कुछ अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन ना हो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ठीक है, आप इसको यज्ञ कर दो, ठीक है जी, यज्ञ आप नेम वहाँ पे कर दो। तो अब आगे देखते हैं क्या। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है क्यूबा के अंदर बनी। उसके बाद मॉन्ट्रियल क्यूबेक जो कनाडा, ठीक है जी, हेडक्वार्टर है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखने का। और इकाओ के अंदर दोस्तों वहाँ पे कंट्रीज हैं मेंबर, यहाँ पे एयरलाइंस है, ठीक है जी। ये आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा यूपीएससी में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारे बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता है प्रीलिम करंट टेस्ट सीरीज, ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोर्स है। जैसा कि आपको पता नोटिफिकेशन आ चुकी है, अच्छे से आराम से भरनी है दोस्तों। GS करंट फेयर टेस्ट सीरीज का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इसके अलावा दोस्तों हमारा GS क्रैश कोर्स है, GS करंट फेयर कोर्सेज है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, अवेलेबल है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। आपको दोस्तों रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, रिवीजन के ऊपर कोई गलती नहीं करनी। सिलेबस थोड़ा सा कम कर सकते हो, लेकिन रिवीजन कम नहीं करनी, तभी अपने मार्क्स बनेंगे। और हमें क्या चाहिए, 50% अराउंड मार्क्स चाहिए, आपकी वहाँ पे क्वालिफिकेशन हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि आपने नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।